हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, रविंद्र सचदेवा जी। रविंद्र जी, आप विदेश मामलों के जानकार हैं, आप अब क्या देखते हैं कि मौजूदा जो वहां की परिस्थितियां हैं उससे अब कैसे निकलेंगे? सरकार किस तरीके से इसको टैकल करेगी, कैसे लोगों को समझाएगी, उनका भरोसा फिर से जीतेगी? थैंक यू फॉर हैविंग मी। देखिए, कोई रास्ता नहीं है। सिचुएशन मेरे को तो दिखता है और आई थिंक सभी ये देखेंगे, कहेंगे बद से बदतर होती जाएगी। सरकार अभी फिलहाल तो है कि इंटरिम सरकार बननी है। वो तो जैसे पानी में मधानी जैसे मारने वाली बात होती है ना, आप आपस में खेलते रहो जी, प्रधानमंत्री मैं, प्रेसिडेंट तू, पीएम मैं, तू, राइट। पर बात यह कि इनकी सरकार के पास टूल्स या रिसोर्सेस क्या हैं अपने देश में रिलीफ लाने के? इनके पास कुछ नहीं है। बस केवल यही है यस कि किस तरह से, सबसे पहला एंगल है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बार बार बात हो रही है, जैसे कि वो कोई एक सिल्वर बुलेट हो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी, जैसे आपके हमारे कोलीग संजीव जी कह रहे थे, वो तभी कुछ लोन देता है, पहली बात एक स्थिर सरकार हो, और दूसरी बात वो सरकार उनकी शर्तें मानिए अगले 20 दिन में एक कोई टेंटेटिव इंटरिम प्रेसिडेंट आता है या फाइनल प्रेसिडेंट इलेक्ट भी हो जाता है, सरकार तो बन गई, पर क्या वो सरकार शर्तें मानेगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की? ओके, उसे माननी पड़ेंगी। पर वो जो शर्तें अगर वो मानेगी तो फिर सड़कों में और त्राही त्राही होगी, क्योंकि आईएमएफ की जो शर्तें हैं बहुत क्लियर होती हैं। आईएमएफ कहता है ठीक है मैं आपको कुछ लोन देता हूं, इस लोन के बदले में आपको कुछ रिफॉर्म करना होगा, राइट। तभी कहते हैं ना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए सरकार में अपने लोगों को सैक्रिफाइस की तरफ ले जाने की। वो बोलेगा टैक्स बढ़ाओ और सब्सिडीज घटाओ, सरकार के खर्चे कम करो, टैक्स बढ़ाओ ताकि तुम मेरा लोन तो वापस करोगे कभी ना कभी शायद। अब वो दोनों कदम अगर श्रीलंकन सरकार उठाएगी, और मानो वो 3 बिलियन लोन की बात हो रही है, उसको लेने के लिए सरकार अगर टैक्स उठाने की बात करेगी और सब्सिडी घटाएगी, तो सड़कों में तो फिर त्राही त्राही मचेगी ना ऑलरेडी। क्योंकि जो भी चीजें तेल अवेलेबल ही नहीं है। अगर मानो पेट्रोल और इंपोर्ट भी हो गया तो जो कीमत इस समय चल रही थी उससे भी और महंगा, क्योंकि टैक्स बढ़ गया, बिजली का टैक्स बढ़ेंगे, ठीक है, सब्सिडी हटाई जाएगी एग्रीकल्चर वगैरह से, और ये भी चीजें होंगी, ये मीडियम टर्म पे होंगी, इनका इंपैक्ट इमीडिएट थोड़ी होगा। और एक चीज और याद रखिए, आईएमएफ की ही मैं केवल बात कर रहा हूं। आईएमएफ एक तरह से लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है देशों का, जब देशों की अर्थव्यवस्था टोटल बिगड़ जाती है, राइट। बट आईएमएफ की जो प्रिस्क्रिप्शन है ना, अगर आईएमएफ डॉक्टर है, आईएमएफ की जो प्रिस्क्रिप्शन है वो जरूरी नहीं है कि आपके देश को इकोनॉमिक हालातों से बाहर निकाले। दुनिया में बहुत केसेस ऐसे हुए हैं, अर्जेंटीना आप देख लीजिए, वहां आईएमएफ ने लोन दिया, बार बार देती रही, पर उसकी अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी, क्योंकि आईएमएफ की जो पॉलिसी वो प्रिस्क्राइब करती है, जरूरी नहीं है कि वो ऑन द ग्राउंड रियलिटी में इकोनॉमिक फायदा पहुंचाए। आईएमएफ पाकिस्तान को भी तो लोन देता रहा है, राइट, और उन्हीं कंडीशंस पे दिया है, इसी तरह की कंडीशन, टैक्स बढ़ाओ, सब्सिडी घटाओ, इत्यादि इत्यादि। तो आईएमएफ ने अगर लोन दे दिया भी 3 बिलियन का, तो उससे वो जो प्रिस्क्रिप्शन है उससे जरूरी नहीं है कि श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बढ़े, वन। सेकेंडली, श्रीलंका को जो अमाउंट चाहिए इस समय करीब अंदाजन 6 से 7 बिलियन डॉलर है इस साल में। आईएमएफ का जो डिस्कशन हो रहा है वो हो रहा है 3 बिलियन का। तो बाकी बाकी 3 से 4 बिलियन कहां से आएगा? या फिर ठीक है जापान से कोई एड आएगी, भारत भी कुछ मदद करेगा, चाइना भी करेगा, चाइना भी कुछ करेगा, ऐसी बात नहीं है, पर चाइना अब की बार वैसी मदद नहीं करेगा जैसे पहले करता था कि पैसा दिया और शार्क लोन टाइप, इस तरह का नहीं कर पाएगा चाइना, पर फिर भी चाइना से मदद आएगी। पर फिर भी जाकर के सारे साल की 6-7 बिलियन कहां से होंगे? और हो भी गई तो ये अगला 6 महीना, इसके बाद 1 साल और फिर अगले साल 6 से 7 बिलियन डॉलर चाहिए। इनके पास आएगा कहां से? अनफॉर्चुनेटली ये एक डार्क टनल बन गई है श्रीलंका में, और इसका रास्ता कुछ कह नहीं सकते अगले 2-3 साल में कैसे बाहर तो निकलेगा ही, ऑब्वियसली देश कंटिन्यू करता रहेगा, किन किन परेशानियों से जाएगा, पर श्रीलंका के सामने फ्यूचर बहुत ही परेशानी भरा है एक आम श्रीलंकन के लिए। और कल या परसों जो प्रेसिडेंशियल पैलेस में हुआ, देखिए वो तो एक तरह की थोड़ी सी इमोशनल रिलीज थी, ठीक है ना। इतने दिनों से लोग परेशान थे, किसको ब्लेम दें, वो दे रहे थे अपने पॉलिटिकल लीडर्स को,
बट चलो प्रेसिडेंशियल पैलेस को जाके ऑक्यूपाई कर लिया, एक दिन के लिए हो गया, हाँ भाई हम जीत गए। पर 2 दिन बाद तो फिर वापस घर में बैठेंगे ना, लोग घर में बैठेंगे, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, खाना नहीं है, खर्चे हैं, महंगाई है, स्कूल नहीं है, क्या करेंगे? फिर सड़कों पे आएंगे, तब वो किसके ऊपर गुस्सा निकालेंगे? तो ये स्टेजेस चलती रहेंगी श्रीलंका में अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल, तो ये स्थिति अभी चलती रहेगी और आपका कहना है कि भाई इससे निकलना बहुत मुश्किल है। लगातार संजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजीव, अब जो नई सरकार आएगी उसके सामने भी बहुत सारी चुनौतियां हैं और जो भी कमान संभालेगा बहुत सोच समझ के संभालेगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी परेशानी है, इससे कैसे निकला जाए। और अगला कोई संभालता है तो भाई लोगों का गुस्सा तो वही है, तो या तो उनको एक ऐसा रास्ता दिया जाए कि तुरंत सब कुछ ठीक हो जाए, थोड़ा समय रुक के ठीक हो जाए। तो ये सब कुछ सोच समझ कर जो भी सरकार में आएगा उसके लिए बहुत बड़ा ये असमंजस की स्थिति भी बनी रहेगी। देखिए, सब कुछ ठीक तो नहीं होने जा रहा है, फौरी तौर पर कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा है, जादू खड़ी नहीं होने जा रही है कि श्रीलंका की समस्याएं बस कल की नई सरकार बनती है और वो खत्म कर देती है। ये जो रोड टू रिकवरी है ये बहुत ही दुरूह है, बहुत ही मुश्किल है और इसमें समय लगेगा, लेकिन इसमें श्रीलंकन्स को खुद साथ देना पड़ेगा और वो साथ तभी दे सकते। मान लीजिए कि कोई दुश्वारियां सहनी पड़ती हैं तो वो किसके लिए सहेंगे? जाहिर है अपने लिए तभी सहेंगे जब उनकी सरकार जिसे उन्होंने खुद चुना है वो कहती है कि देखिए ये कड़वी नींद दवाएं हैं और इससे हमारी अर्थव्यवस्था की बीमारी ठीक होने जा रही है। आपको याद होगा हमारे देश में भी एक बार प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक वक्त खाने का आह्वान किया था। लोगों को लगा कि ये जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो सच कह रही है और इस सच के साथ रहना, कुछ इस तरह का विश्वास और तारीफ में मौजूदा राजनीतिक वर्ग नहीं है श्रीलंका का। एक तो बहुत बड़ी बात यह है कि ये जो राजपक्षे का परिवार है, ये जो कुर्मा है, ये मात्र 3 साल पहले तो इतना पॉपुलर था कि 2019 में उसे 225 में से 100 से ज्यादा सीटें आ गई थी। तो आप समझिए कि ये सब कुछ उलटफेर जो हुआ है उसकी एक वजह ये भी है कि ये जो राजनीति वहां पर होती है वो एथनिक राजनीति होती है, एक वर्ग को दूसरे वर्ग से लड़ाया जाता है। यानी कि जो कम्युनिटी है श्रीलंका की, श्रीलंका जो पूरा अपने आप में एक समुदाय नहीं है, वहाँ सिंहला है तो वहाँ तमिल है और वो तमिलों में भी 2 गुट है, एक जो वहाँ के तमिल हैं और एक वो जो कि भारतीय तमिल हैं। इसके अलावा वहाँ मुस्लिम समाज है और मुस्लिम समाज के खिलाफ राजनीति करके सिंहला जो है वो सरकार बनी थी। आपको याद होगा 2019 में किस तरह से बॉम्बिंग हुई थी ईस्टर संडे को और उसके बाद ये गोटाबाया राजपक्षे उसी को चुनावी मुद्दा बना करके जबरदस्त बहुमत लेकर के आए थे। तो सवाल अब ये है कि एक टूटी हुई सोसाइटी है, ब्रोकन सोसाइटी है और उस सोसाइटी से एक जनमत तैयार करना है और वो जनमत तैयार करके एक राजनीति में कुछ नया बदलाव लाएगा, एक ऐसी सरकार बनाएगा जो कि लोगों के विश्वास को जीत सके और फिर वो आर्थिक दुश्वारियों को दूर कर सके। तो ये राह बड़ी मुश्किल है और ऐसे में जाहिर है कि लोग बाग यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी है वो देख रही है वो कितना कर सकती है, वो मदद करने जरूर आएगी, लेकिन मदद लेने के लिए एक ईमानदार नेतृत्व वहां होना चाहिए। अभी तो फिलहाल इंटरिम सरकार बन जाएगी, कोई भी व्यक्ति बन जाएगा, वो कैसे चुनाव करवाता है? कहीं वो ऐसे तो चुनाव नहीं करवाता है कि सिंहला को जो है पहले से जितना ज्यादा मिलता है प्रश्रय वो और ज्यादा मिलने लगेगा। वहाँ के जो तमिल हैं और जो मुस्लिम समाज है वो कहीं एलिनेटेड तो नहीं फील करेंगे। तो ये तमाम ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि श्रीलंका की राह को आसान नहीं करते हैं। मुश्किलें और दुश्वारियां और बढ़ेंगी, संभावना इसी बात की है। जी बिल्कुल। रविंद्र जी, श्रीलंका में जो हालात बने हुए हैं उससे बाकी देशों को, भारत को क्या कुछ सबक लेने की जरूरत है, क्या कुछ सीखने की जरूरत है? थैंक यू। जी हाँ, श्रीलंका के माहौल से काफी देशों को सीखने की जरूरत है और भारत को भी डेफिनेटली यस। बिग प्रिंसिपल तो ये है, जितनी चादर उतने पैर पसारो। दैट इज वन। आई थिंक बिगेस्ट लेसन यही है, जितनी चादर उतने पैर पसारो। फ्रीबीज और इलेक्शन में लुभावने ऑफर्स दे करके, भाई ये राजापक्षे 2019 की इलेक्शन जो जीते, काहे को जीते? मल्टीपल एंगल्स थे, बट इन्होंने ये कहा, एक बड़ा इनका प्रॉमिस था कि वैट 15% से आधा कर दूंगा, 8% कर दिया, राइट? तो इस तरह की पॉलिसीज और प्रोमिसेस से इलेक्शंस जीतना आपको एक फाइनेंशियल रूइन की तरफ ले जाता है। सबसे बड़ा लेसन ये है।
दूसरा लेसन, आप चाहे जो भी कर रहे हो याद रखिए कि कभी कुछ भी हो सकता है, मदर नेचर की कभी हार्शनेस आ सकती है जिसके चलते आपके सारे रखे रखाए प्लान ध्वस्त हो जाते हैं। कोविड आया तो उससे जूझने की आपकी इकोनॉमी में रेजिलियंस होनी चाहिए। कोलंबो श्रीलंका जो डूब रहा है इस समय, एक कारण, आधा कारण तो है मैन मेड, ये राजपक्ष परिवार की करप्शन, इनकी तुगलकी फरमान, तुगलकी आइडियाज और चाइना की चाइना के साथ उसकी एडवाइस पर चलते गए। पर 50% अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका की जो कॉज है इस समय ज्यादा इक्वली, इसकी कोविड हुआ तो टूरिज्म सारा ठप हो गया, और उसके अलावा इनके जो रेमिटेंसेस आती थी, क्योंकि श्रीलंकन वर्कर्स दुनिया भर में काम करते हैं, रेमिटेंसेस भेजते हैं, तो श्रीलंकन इकोनॉमी में करीब 7 से 8 बिलियन डॉलर सालाना उससे आता था, वो भी आधा हो गया। तो लेसन ये भी है दुनिया भर के लिए कि अपने देश में आप जो भी कर रहे हैं एटसेट्रा, आप कभी ये मत हो जाइए कि हम तो सब कुछ झेल लेंगे। कभी भी ऐसी अनफॉर्सीन सिचुएशन आ सकती है जो आपके सारे रखे रखाए प्लान्स को चौपट कर देगी, आपकी इकोनॉमी को बर्बाद कर देगी। और उसके अलावा मैन मेड, तो आपकी जो मैन मेड पॉलिसीज हो, खास करके इलेक्शंस को जीतने के लिए आप फ्रीबीज या जो भी आप कह लीजिए उस तरह की पॉलिसीज ना बनाओ, ताकि आपका जो बजट है और आपकी ट्रेजरी है उसमें पैसा रहे। फिर अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करो, डाइवर्सिफाई करो। श्रीलंका में कोई इंडस्ट्री नहीं है एक्सपोर्ट अर्निंग की अदर देन टूरिज्म और चाय एक्सपोर्ट्स, राइट। इनके चाय एक्सपोर्ट्स भी, अब यूक्रेनियन वॉर हुई उसमें इनकी बड़ी मार्केट वहां थी, बट उससे पहले भी इनकी चाय और राइस की प्रोडक्शन, वही तुगलकी आइडिया की ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू कर दो, वो इन्होंने क्यों करी कि डॉलर कम हो रहे थे पिछले साल भर से और फर्टिलाइजर खाद ये इंपोर्ट करते हैं, तो इन्होंने सोचा हम जरा एक्स्ट्रा स्मार्ट बन जाते हैं, हम डॉलर बचाते हैं, हम फर्टिलाइजर इंपोर्ट नहीं करते और हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, क्योंकि आज की दुनिया में ऑर्गेनिक तो एक फैशन हो गया, तो हमें ऑर्गेनिक बिकेगी, हम अच्छा कमाएंगे और इधर से हम डॉलर ही बचा लेंगे खाद के, राइट। उस चक्कर में इनकी डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ टी एज वेल एज राइस और अदर गुड्स भी ड्रास्टिकली गिर गई। तो आई मीन द पॉइंट इज, और बाकी और देशों का भी, आप इंडिया में भी, हाँ यस हमारे यहाँ लीडर्स हैं, पार्टीज हैं, हम चाहे जो भी कहें, किसी मैं पर्टिकुलर पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, सभी ये कर रहे हैं इस समय। हमारी सारी पार्टीज इलेक्शन लड़ने में फ्री बिजली, पानी, तेल, बाय द वे वो जरूरी भी है। मैं कहता हूँ भारत में यस हमारी देश में गरीबी या पॉवर्टी है और जरूरत है, तो हमें कुछ हद तक तो अपने लोअर तबके सोशल इकोनॉमी को बिल्कुल हेल्प करना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा धर्म है, मैं कहूँगा, राइट। बट एट द सेम टाइम हम उसको ज्यादा ओवरबोर्ड ना चले जाएं, ठीक है ना, कि हमारी सेंट्रल सरकार भी यही करती है, सेंट्रल सरकार भी तो फ्री पैसे बांट रही है, खेती नहीं हो रही है, नुकसान हो रहा है, ठीक है मैं मानता हूँ सही बात है, पर 2-2 हजार रुपए किसानों को दिए जा रहे हैं, ओके, और उधर पंजाब में, तमिलनाडु में कहीं पे फ्री बिजली, पानी इत्यादि, तो भारत के लिए बहुत बड़ा लेसन है। सेकेंडली, बहुत सारे देश और हैं, भारत उस कैटेगरी में नहीं है थैंकफुली, बट अभी के वक्त में इस समय इमीडिएटली आप देखिएगा इजिप्ट है, लेबनान है, ट्यूनेशिया है, लाओस है, हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी उसी कगार पे पहुंच रहा है, अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना इस समय आईएमएफ को $65 बिलियन ओ करता है। ये सारे के सारे देश इस समय श्रीलंका जैसे हालात की तरफ जा रहे हैं। तो दुनिया में इस समय बहुत ज्यादा एक क्रिटिकल पीरियड आ गया है और हर देश को अपना रास्ता खुद निकालना पड़ेगा। दुनिया कहां पर किस किस को मदद करने में जाएगी, आईएमएफ भी कितनी मदद करेगा, और जैसे मैं बार बार कह रहा हूं, आईएमएफ की जो रिकमेंडेशंस होती हैं, ये स्टडीज प्रूव कर चुकी हैं कि आईएमएफ की रिकमेंडेशंस का मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री डेफिनेटली उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो जाए, परंतु हाँ आईएमएफ ही एक लास्ट रास्ता बचता है जो कि प्रयास कर सकता है, बट उसकी भी पॉलिसीज का रिजल्ट जरूरी नहीं है कि आपको उस गड्ढे से निकाले। और केवल आईएमएफ के पैसे से ही नहीं आप चल सकते, आपको और भी चाहिए होते हैं। जैसे श्रीलंका के एग्जांपल ले लीजिए, अब 3 बिलियन की बात हो रही है, जैसे कि 3 बिलियन आईएमएफ ने अप्रूव कर दिया तो सारी इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं होंगी बिल्कुल। और वो 3 बिलियन भी स्टेजेस में आएगा, ट्रांचेस में आएगा, कंडीशंस के साथ आएगा। तो लेसन्स आई थिंक हर देश के लिए है। इनफैक्ट संजीव जी जो कह रहे थे, मैं तो 3 दिन से बार बार वो बात कह रहा हूँ, श्रीलंका का फ्यूचर, और हम सबको भी ये देखना, श्रीलंका का खासकर, जो भी नया इनका लीडर आए वो ऐसा हो अगर
जो कि देश में इज्जत कमांड करे और बोले कि भाई अब हमें सैक्रिफाइस करनी है अगले 3 साल। गर्मियों में एयर कंडीशनर बंद कर दो पूरे देश में, क्या जरूरत है? ठीक है, गर्मी में रहो। ये सोचो कि 1960 की दशक में चले गए। देखिए, एक जमाने में हम लोग बिना एसी के रहते थे ना, अब आदत पड़ गई एसी होना चाहिए। बिना एसी के रहो, क्योंकि एसी के लिए आपको बिजली चाहिए, बिजली बनाने के लिए आपको कोयला चाहिए, कोयले के लिए आपको कोयला इंपोर्ट करना है श्रीलंका को। गर्मी में रहो, गाड़ियां बंद करो, वर्क फ्रॉम होम का आदत पड़ गई है थोड़ी बहुत, तो ठीक है। जितनी कंपनीज हैं श्रीलंका में सबको, स्पेशली आईटी कंपनीज को कि हो कि भैया बंदो, आप लोग एम्प्लॉइज हमारे केवल घर से ही काम करो ताकि पेट्रोल खर्च ना हो। साइकिल्स चलाओ, सेहत के लिए भी अच्छी है। मतलब ये रेडिकल चीजें हैं, पर ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी। साइकिल चलाओ, एक्सक्यूज मी, अपने लोकल एनवायरनमेंट में रहो। खेती की बात है, खेती में हम लोग ट्रैक्टर चला के डीजल खर्चे करते हैं, राइट? डीजल बंद करो, खेती मेहनत की चीज है। मैन पावर लगाओ, बुलक्स, एनिमल लगाओ, पुराने समय में चले जाओ। जाना पड़ेगा श्रीलंका को, वैसे खेती करो। एशियन टाइगर्स जो बने थे, ये जो कोरिया, ताइवान, मलेशिया और चौथी कंट्री जिसको कहते हैं ना एशियन टाइगर्स, जो बने 1960 से 1990 में, इतनी मेजर इन्होंने प्रोग्रेस करी। कैसे करी? श्रीलंका के पास एक अपॉर्चुनिटी भी है। इन देशों ने अपने देश में नेशनल कैरेक्टर बनाया। लोगों ने 8 घंटे की जगह 12-12 घंटे काम किया। ओके, सैक्रिफाइस करी। 3 या 2 वक्त खाने, 3 वक्त खाने की बजाय थोड़ा कम खाना खाया, जो भी करा, इन देशों ने वो करके अपनी इकोनॉमी और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया, प्रोडक्शन करके। श्रीलंका के पास एक तरह से एक मौका है अपने पूरे देश को रीस्टार्ट करने का। अगर ये नहीं करेंगे तो श्रीलंका एक दिक्कत से दूसरी दिक्कत से तीसरी दिक्कत पे चलता जाएगा। इनको कोई रिलीफ मुझे तो नहीं दिखता, एंड आई थिंक कोई भी आप कॉमन ओवरऑल देख लेंगे, रिलीफ नहीं मिलेगी इनको। बिल्कुल, रविंदर जी लगातार हमारे साथ बने रहेगा, लेकिन फिलहाल हम नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।